जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। उसके पीछे क्या कारण है? वायुदाब कम हो जाना। क्योंकि जब जैसे जैसे हम ऊंचाई में बढ़ते हैं तो वायुदाब में कमी आती है, और ये वायुदाब में कमी आने की वजह से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। और यही वजह है कि जब माउंट एवरेस्ट की या ऊंचे पहाड़ों की जब चढ़ाई करते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन टैंक लेकर जाते हैं। तो बात करें अपन वायुदाब होता क्या है, पीटी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब बात करते हैं वायुदाब होता क्या है। कोई भी एक क्षेत्रफल है, सतह पर कोई भी एक क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल पर वायु द्वारा आरोपित भार, किसी क्षेत्र पर जब वायु द्वारा आरोपित भार देखा जाता है उसको ही अपन वायुदाब बोलते हैं। समुद्र की सतह पर औसत नापने के लिए या तुलना करने के लिए वायुदाब अपन समुद्र की सतह के आधार पर लेते हैं। समुद्र सतह का वायुदाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। ध्यान रखना, समुद्र सतह का औसत वायुदाब कितना होता है? 1013। और अपन इसी के आधार पर अन्य क्षेत्रों का वायुदाब की तुलना की जाती है। और ध्यान रखना, जैसे जैसे अपन 10 मीटर की ऊंचाई में चढ़ेंगे 1 मिलीबार वायुदाब में कमी आ जाएगी। जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतना ही वायुदाब कम होता जाएगा। ऊंचाई में जाने पर वायुदाब कम क्यों होता है, इसको देखते हैं। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक तो तापमान। अपने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था रुद्धोष्ण और मुक्तोष्ण प्रक्रम। इस मुक्तोष्ण प्रक्रम में क्या होता था? इसमें तापमान और दाब में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता था। और क्यों होता था ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था पिछले वाले टॉपिक में, तापमान वाले टॉपिक में। और दूसरा है रुद्धोष्ण प्रक्रम। इसमें तापमान और दाब समानुपाती होता है। यदि तापमान में वृद्धि होगी तो दाब में भी वृद्धि होती है। इसके बारे में मैंने तापमान वाले टॉपिक में विस्तार से इसको समझाया। तो और दूसरा कारक क्या होगा वायुदाब को प्रभावित करने वाला? ऊंचाई। देखो, जैसे जैसे अपन ऊंचाई में जाते हैं वायुदाब में की सघनता में कमी होती है। और वायुदाब की सघनता में कमी होने के कारण वहाँ पर वायु कम मौजूद होती है, और इस कारण ऊंचाई बढ़ने पर वहाँ पर जो दाब लगता है वो कम होता है। तो ध्यान रखना, ऊंचाई और वायुदाब में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तीसरा कारण पृथ्वी गुण। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की जो आकार है ना, जियोड आकार, इसमें वायुदाब का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। वो किस प्रकार है वो देखते हैं। देखो, जब पृथ्वी अपना घूर्णन करती है तो दो बल उत्पन्न होते हैं। एक तो होता है अपकेंद्र बल, अपकेंद्रीय बल, और दूसरा होता है अभिकेंद्रीय बल। देखो, अभिकेंद्रीय बल कहाँ उत्पन्न होता है? देखो, जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो जो ध्रुव होते हैं ना वहाँ पर लगता है अभिकेंद्रीय बल, और जो विषुवत होता है वहाँ पर अपकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रीय बल लगता है। अभिकेंद्रीय बल लगने के कारण वायुदाब में वृद्धि होती है। और यहाँ पर जब ध्रुवों पर वायुदाब अधिक पड़ेगा तो आपको पता है कि पृथ्वी अपने निर्माण के समय में एक गैसों हाइड्रोजन और हीलियम की गैसों का ही बादल के रूप में थी। तो जब इस पर ध्रुवों पर दाब अधिक लगा तो ये सतह चपटी होने लगी, और जो विषुवतीय क्षेत्र है यहाँ पर अपकेंद्रीय बल के कारण यहाँ पर वायुदाब में कमी थी। इस कारण ये सतह फैलने लगी। तो एक कारण जो पृथ्वी के जियोड आकार लेने का है वो है वायुदाब,
क्योंकि अभिकेंद्रीय बल के कारण ध्रुवों पर चपटी होने लगी पृथ्वी और अपकेंद्रीय बल के कारण विषुवत पर यह फैलने लगी। इसी कारण इसका आकार ऐसे है। ये अपने विषुवत पर चौड़ाई है और ध्रुवों पर ये केंद्र से त्रिज्या कम है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी का ये रूप बना है, और दूसरा वायुदाब में अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल के कारण वायुदाब भी प्रभावित होता है। जब भी अपकेंद्रीय बल लगता है वायुदाब में कमी आती है, और अभिकेंद्रीय बल लगता है वायुदाब में वृद्धि होती है। चौथा, जलवाष्प की मात्रा। अपने आर्द्रता वाले टॉपिक में अपन ने जलवाष्प और वायुदाब में क्या संबंध होता है इसके बारे में अपन ने समझ लिया था। यही फ़ायदा है कि जब अपन शुरू से एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक आगे से बढ़ते हैं तो अपने मोस्टली कॉन्सेप्ट पिछले वाले टॉपिक में क्लियर होते रहते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में जब भी उनकी बात अपन करते हैं तो वो आसानी से अपने को समझ में आता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, टॉपिक वाइज पढ़ाई किया करो, ना कि कोई भी रैंडम टॉपिक उठाकर। तो जलवाष्प की मात्रा, जो आर्द्र वायु होती है, आर्द्र वायु का दाब शुष्क वायु की तुलना में कम होता है। जो भी अपनी आर्द्र वायु होती है, आर्द्र वायु गर्म होती है, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें जलवाष्प मौजूद होता है शुष्क वायु की तुलना में, और इस कारण जो आर्द्र वायु होती है उसका दाब, क्योंकि उसमें जलवाष्प मौजूद है इस कारण, और शुष्क वायु में जलवाष्प मौजूद नहीं होता। जलवाष्प मौजूद होने के कारण उसका तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक कारण वो फैलती है। और जो शुष्क वायु होती है ये सिकुड़ी हुई संकुचित होती है, संकुचित होने के कारण इसका दाब अधिक होता है, और जो आर्द्र वायु है इसका दाब कम होता है, ध्यान रखना। तो वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हुए? तापमान, ऊंचाई, पृथ्वी का घूर्णन और जलवाष्प की मात्रा। अब बात करें, जैसे तापमान वाले चैप्टर में अपन ने बात की थी समताप रेखाएं, उसी प्रकार जो समान वायुदाब वाले क्षेत्र होते हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है, इनको मिलाने वाली रेखा, इनको बोलते हैं समदाब या समभार रेखाएं, यानी समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाती या खींची गई रेखाएं। इसमें भी तापमान वाला ही कॉन्सेप्ट लागू होता है। जब समदाब रेखाएं पास पास होती हैं तो उच्च वायुदाब प्रवणता होती है। अच्छा, एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि जब पास पास होंगी तो वायुदाब प्रवणता उच्च क्यों होगी। देखो, मान लो यहाँ पर वायुदाब 100 है और यहाँ पर 200 है मिलीबार। इनकी मध्य की दूरी अपन समझने के लिए 10 किलोमीटर मान लेते हैं। देखो, 10 किलोमीटर के अंदर अंतर कितना आ रहा है? 100 का अंतर आ रहा है, और वहीं पर यदि ये और पास हुई और 200 मिलीबार और 100 मिलीबार, अंतर यहाँ पर भी 100 मिलीबार का ही है, लेकिन इनके बीच में दूरी यदि 5 किलोमीटर है, मतलब पास है ये। यहाँ पर 10 किलोमीटर में 100 का अंतर आ रहा है और यहाँ पर 5 किलोमीटर में ही 100 का अंतर आ रहा है, मतलब जितनी पास होंगी उतना ही वायुदाब प्रवणता, मतलब वायुदाब में अंतर वो अधिक होगा। जितनी पास होंगी उतना अधिक होगा। क्यों? यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 120 हो जाएगा, 1 किलोमीटर बाद, 2 किलोमीटर बाद 140 होगा। वहीं पर यहाँ पर 1 किलोमीटर के बीच में अंतर कितना होगा? 10 का अंतर आएगा। 2 किलोमीटर चलेंगे, क्योंकि 10 किलोमीटर की दूरी में 100 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पर 5 किलोमीटर में ही 100 का अंतर आ रहा है, मतलब 2 गुना अंतर आ रहा है। तो जितनी पास में होगी वायुदाब प्रवणता उतनी ही अधिक होगी। आया समझ में? और यदि समदाब रेखाएं दूर दूर होंगी तो वायुदाब प्रवणता कम होगी। तो समदाब रेखाएं
दूर दूर होंगी तो निम्न वायुदाब प्रवणता की स्थिति बनेगी। आया समझ में? समान वायुदाब और संभार रेखाएं क्या होती है? समदाब या संभार रेखाएं क्या होती है? उच्च वायुदाब प्रवणता क्यों बनती है और निम्न वायुदाब प्रवणता क्यों बनती है, ये टॉपिक भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं वायुदाब पेटियाँ। वायुदाब पेटियाँ होती क्या हैं? देखो, अक्षांश रेखाएं हैं। समदाब रेखा भी ध्यान रखना अक्षांशों के ही अनुदिश होती हैं। तो कोई भी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, इनके सारे क्षैतिज रूप से कोई भी एक क्षेत्र ले लेते हैं। इसमें यदि वायुदाब समान होता है या कोई भी एक क्षेत्र जहाँ पर वायुदाब एक प्रकार का ही वायुदाब होता है, तो उसको एक पेटी बोलते हैं। क्योंकि पेटी में एक समान चीज़ें होती है ना, तो इसलिए क्या होगा, वायुदाब पेटियाँ क्या होगी? अक्षांश रेखाओं के सारे क्षैतिज रूप में निर्मित वायुदाब क्षेत्र। समझ में आया? अब वायुदाब पेटियाँ कितने प्रकार की होती है? एक बार ध्यान रखना, वायुदाब